ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और आज मैं आप सब लोगों का पीडब्ल्यू जुडिशरी के एपीओ बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स उपस्थित हुआ हूं क्रिमिनल माइनर एक्ट्स की क्लास लेकर। ये जो सब्जेक्ट है क्रिमिनल माइनर एक्ट्स, इस सब्जेक्ट की ये पहली क्लास है। वेरी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून होगा एक्चुअली। चलिए, साधना वेरी गुड आफ्टरनून। हालांकि अभी तो 12 नहीं बजे हैं तो गुड मॉर्निंग भी कहा जा सकता है। साधना, गुंजा, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे हैं आप सब लोग? तो आज ये जो क्लास है ये क्रिमिनल माइनर एक्ट्स की क्लास है और आज जो सब्जेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है आर्म्स एक्ट 1959, आयुध अधिनियम 1959 अगर हिंदी में कहें तो। आप सब लोगों में से कितने लोगों ने यूपी एपीओ का प्रीलिम्स दिया है या फिर बिहार देने का प्लान कर रहे हैं या फिर दोनों के लिए कौन कौन से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? साधना, गुंजा, आप लोगों ने यूपी एपीओ प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है या फिर केवल एक्सक्लूसिवली बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? चलिए, साधना ने दिया है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप होपफुली आप बिहार एपीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रही होंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स दोनों ही एग्जाम्स के से, सेम सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जितेंद्र, जितेंद्र गुड मॉर्निंग जितेंद्र। यूपी एपीओ का आपने दिया है। आप सब लोग बिहार के भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर बिहार का आप लोगों ने जरूर अप्लाई किया होगा। अच्छा, अमित केवल यूपी एपीओ। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा। आप सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली यूपी वाले हैं यूपी एपीओ के लिए, कुछ लोग दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आकांक्षा भी कह रही गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग आकांक्षा। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आकांक्षा, मानव, गुंजा, जितेंद्र, अमित। तो शुरू करते हैं आर्म्स एक्ट की ये पहली क्लास। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बिहार। अमित कह रहे हैं आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बिहार। कोई बात नहीं, अगर आपका यूपी एपीओ ही टारगेट है तो बहुत अच्छा, क्योंकि लोकेशन भी एक प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट्स की। चलिए, आकांक्षा कह रही हैं बोथ यूपी एंड बिहार, बहुत अच्छा। तो आइए जुड़ जाते हैं सीधे और आर्म्स एक्ट की जो एक क्लास है उसको शुरू करते हैं। आप सब लोगों में से कोई ये बताएगा कि आर्म्स एक्ट जो है वो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस स्टैच्यूट? ये एग्जॉस्टिव है या नहीं? आप सब लोगों में से कोई ये बताना चाहेगा कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं? और प्लीज अपने आंसर के लिए रीजन भी दीजिएगा कि ये एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं। कोई बताना चाहेगा? चलिए, मैं ही बता देता हूं। ये एक्ट जो है ये एग्जॉस्टिव एक्ट है। इट इज दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर क्योंकि ये कंसोलिडेटिंग एक्ट है। इट इज अ कंसोलिडेटिंग स्टैच्यूट। मानव कह रहे हैं सर यूपी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंसोलिडेटिंग एक्ट है, कंसोलिडेटिंग स्टैच्यूट है, बिल्कुल मैं भी वही कह रहा था। सर यूपी एपीओ के लिए इस वीडियो के अलावा कुछ और मटेरियल की जरूरत पड़ेगी या नहीं?
होपफुली नहीं पड़ेगी, मैं भी होपफुल हूं कि नहीं पड़ेगी। यूपीओपीओ में मेंस को टारगेट करते हुए ये बैच है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करें, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो या नहीं। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करेंगे, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी संभावित प्रश्न हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, हम उनको कवर करें। क्योंकि मेंस को टारगेट करने वाला ये बैच है, इसलिए सारे सेक्शंस को पढ़ाया जाना जो है ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट में भी नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स के लिए फीजिबल है। समय बहुत कम है, मेंस की संभावित तिथि भी है अभी, तो यूपीएपीओ की खास करके। तो इसलिए जो है हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो नोट्स दे रहे हैं उससे आपका कवर हो जाए। ये स्केलेटन आंसर्स हैं, आप उनके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। तो लेकिन आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि आपके पास समय की भी सीमा है, वर्ड लिमिट भी है, और साथ ही साथ टाइम का भी लिमिट है। तो दोनों बात को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये जो बैच है इसमें जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम्स में उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आई एम होपफुल। तो मैं आशा करता हूं कि मानव की एक क्वेरी मैंने एड्रेस कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास है, बेसिकली इसमें आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 45-46 सेक्शंस हैं, और आज की ये जो क्लास है, चूंकि एक पूरी क्लास में 2 घंटे की क्लास में वर्ड लिमिट और फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए, वर्ड लिमिट डिसाइड होगी कितने मार्क्स आ रहे हैं, फॉर्मेट डिसाइड होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फॉर्मेट क्या होगा कि जो इंग्रेडिएंट है आप उसको मेन बॉडी में लिखिए, उसके पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए 1 या 2 सेंटेंस में, और बाद में कंक्लूजन लिखिए 1 या 2 सेंटेंस में, और जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं रेलेवेंट सेक्शंस के आप उनको मेंशन करिए। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन की बात हो गई। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, तो फिर इंग्रेडिएंट लिखते हुए फैक्ट्स पे अप्लाई करिए, डिसाइड करिए, और जो है लास्ट में जो है अगर हो सके तो मतलब शुरू में, मतलब इन द वेरी बिगिनिंग और इन द एंड, अगर आप चाहें तो बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टारगेटिंग द अप्लाइड क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप 1 या 2 सेंटेंस में लिख सकते हैं। जरूरत बहुत खासा नहीं है अप्लाइड क्वेश्चन में, क्योंकि वहां तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको टारगेट करना है जो सिचुएशन दी गई है उस पर लॉ अप्लाई करते हुए उसको डिसाइड करने का। तो ऋचा आप कह रही हैं एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल मैंने भी यही कहा था। आप लोगों में से एक स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम, देखिए क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आते जाते हैं तो पहले वाले कमेंट चले जाते हैं ऊपर, तो मैं उनका नाम नहीं मुझे याद है। तो उन्होंने भी कहा था कि ये एग्जॉस्टिव एक्ट है, तो बिल्कुल ये एग्जॉस्टिव है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि ये कंसोलिडेटिंग एक्ट है। तो वर्ड लिमिट डिसाइड होगी मार्क्स से, फॉर्मेट डिसाइड होगा क्वेश्चन के काइंड से। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये समझिए कि 250 वर्ड्स के अप्रॉक्स लिखना है, और इसी रेशियो में आपको अपने वर्ड लिमिट बढ़ानी है। तो अप्रॉक्सीमेट वर्ड लिमिट यही है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि आप ये समझिए कि जो माइनर एक्ट्स का पेपर है उसमें जो अधिकतम मार्क्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने मार्क्स के, वो अधिकतम 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉक्सो है, पीसी एक्ट है, और भी तमाम सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयारी करनी है, और प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, वहां सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शन नंबर याद करना पड़ता है। यहां पे हम उन क्वेश्चंस पे, उन सेक्शंस पे ध्यान देंगे जिनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर उन 2-3 सेक्शंस पे ध्यान देंगे जिनको क्लब करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सारे सेक्शन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं बन सकते। अगर मान लीजिए एक लाइन का डिक्लेरेशन है कि वो, मान लीजिए किसी एक
प्रोविजन में एक ही लाइन का डिक्लेरेशन है या प्रोहिबिशन है, तो उससे कैसे मेंस का क्वेश्चन बनेगा जब तक कि उस प्रोविजन को क्लब ना किया जाए दूसरे प्रोविजन के साथ। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी दे दिया कि क्या मेरा फॉर्मेट रहेगा, क्या मेरा अप्रोच रहेगा हमारी इस क्लास में। और दूसरी बात यह है कि आज की ये जो क्लास है उसमें प्राइमरीली हम कवर करेंगे सेक्शंस 2 से लेकर 12 तक के प्रोविजंस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। एक दो क्वेश्चंस और भी रहते हैं तो वो कल की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। आज मैं ये भी देखूंगा कि जो है आप लोग इस मतलब ये जो अप्रोच है इससे आप लोग कितना तारुफ रख रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्टैट्यूट में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है और इसमें जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सेक्शन 2 है। अगर आप उसको हिंदी में कहें तो परिभाषा और निर्वचन, डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये सेक्शन 2 का मार्जिनल नोट है। तो ये क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होंगी, बाइलिंगुअल होंगी। और मैं ये कोशिश करूंगा कि दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स को कवर करते हुए मैं ये क्लास आगे बढ़ाऊं। तो पहले जो प्रश्न है वो इंग्लिश में मैं आप लोगों को इलैबोरेटली समझा दूंगा और उसके बाद मैं जो है हिंदी में भी उसी प्रश्न को समझा दूंगा, ताकि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं हमारे इस बैच में वो भी लाभान्वित हो सके, उनको भी जो है बेनिफिट हो सके इस क्लास से। यहाँ पर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जो हिंदी मीडियम से है? एनीवन? Anyone who is taking the exam in हिंदी मीडियम? या फिर सभी लोग हिंदी माध्यम के छात्र नहीं है? कुछ लोग जो आज की क्लास में प्रेजेंट है वो सारे लोग क्या इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी हैं? आइए, जब तक आप लोग बताते हैं तब तक मैं क्लास शुरू करता हूं। क्या जो क्वेश्चन है जो प्रोविजन बेस्ड है, चलिए जितेंद्र जी हिंदी माध्यम से हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, हिंदी माध्यम से हैं। तो आपका विषय, आपका भी ध्यान रखा गया है। ये बाइलिंगुअल क्लास है, द्विभाषीय ये कक्षाएं हैं, इंग्लिश हैं और साधना भी हैं हिंदी मीडियम से। तो जितेंद्र हैं, साधना है, अरे आप सब लोग तो बिल्कुल जो है हिंदी माध्यम एक तरीके से भविष्य है, बहुत अच्छी बात है। तो भाषा कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, अगर जानकारी अच्छी होगी, विषय पर पकड़ अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, बस ये है कि चूंकि ये लॉ का एग्जाम है तो जो कीवर्ड्स हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, उनको आपको स्किप नहीं करना है। क्लास के बाद हाँ मिलेंगे, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इन क्वेश्चंस को कवर किया गया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो आज, जैसा मैंने कहा कि सेक्शन 2 से लेकर 12 तक के मेन प्रोविजंस को हमने कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस अगर बचेंगे तो हम कल की क्लास में भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है डेफिनेशन से रिलेटेड। तो जो की डेफिनेशंस हैं उन पे हम फोकस करेंगे। अब उसमें दिया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन, उससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? अकेले उससे क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन हो तो एम्यूनिशन जो वर्ड है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि उन्हीं सेक्शंस को हमने टारगेट किया है जिनसे मेजरली क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन क्लॉज से संबंधित है, वो जो है परिभाषा का जो उपबंध है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: एम्यूनिशन, आर्म्स, फायर आर्म्स, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन एंड प्रोहिबिटेड आर्म्स। अब ये देखिए, ये जो इसका वो है डेफिनेशन क्लॉज है वो अल्फाबेटिकल है, वो जो है अल्फाबेटिकल है। तो आप लोगों को सेक्शन नंबर तो याद करना ही पड़ेगा डेफिनेशन क्लॉज का। तो या तो आप लोग अल्फाबेटिकली याद कर लीजिए या फिर जो है आप लोग कीवर्ड से याद कर लीजिए। जो भी तरीका आप लोगों को सही लगे उनसे आप याद कर लीजिए। तो हम शुरू से चल रहे हैं, अल्फाबेटिकली हम कवर कर रहे हैं, इसलिए जो कि आर्म्स एक्ट है
तो आर्म्स की डेफिनेशन भी तो होगी, लेकिन आर्म्स से पहले हम एम्यूनिशन की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फाबेटिकल ये जो क्लॉज है, शैलेश कुमार वर्मा जी कह रहे हैं जी हाँ, तो ये अल्फाबेटिकल जो है क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज, जो परिभाषा का उपबंध है वो अल्फाबेटिकल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो एम्यूनेशन की डेफिनेशन है और वो दी गई है सेक्शन 2B में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शैलेश वर्मा जी, आपने हिंदी में टाइप किया तभी मैं समझ गया कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं। अच्छा लगा। माध्यम कोई भी हो, इंग्लिश या हिंदी, अगर स्टूडेंट की पकड़ अच्छी है विषय पर तो सिलेक्शन होगा। अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है तो सिलेक्शन होगा। और वैसे भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा आप सब लोग इस क्लास से जुड़े। मैं बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं, क्योंकि आप लोग चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, आप लोगों का सिलेक्शन हमारा एसेट है। आप लोगों का सिलेक्शन हमारी भी अचीवमेंट है। तो आप चाहे हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हम ये चाहेंगे कि जितने लोग हमारे क्लासेस में जुड़े हैं सबका सिलेक्शन हो, सब लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। एक टीचर के तौर पर, एक संस्था के तौर पर हम लोग और क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे। ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा था कि एम्यूनिशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2B में। और डेफिनेशन जो है, अगर आप कोई डेफिनेशन पढ़ें तो ये देख लीजिए कि क्या वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है या दोनों है। तो ये जो एम्यूनिशन की डेफिनेशन है वहां पे मीन्स वर्ड भी यूज किया गया है और इंक्लूड्स भी यूज किया गया है, यानी कि एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव दोनों तरीके की ये जो डेफिनेशन है, दोनों ही प्रकार की डेफिनेशंस में ये दोनों ही कैटेगरीज में ये। सर आपकी क्लास प्री में नहीं थी, एक भी मेंस में आपकी पहली क्लास है। हाँ, इसके पहले मैंने क्लासेस ली हैं। इसके पहले मैं प्रतिभा बैच वगैरह में लेता था क्लासेस, और भी जगह मैंने क्लासेस ली हैं। यहाँ पे मैंने मेंस भी दिया है, कई मैंने इंटरव्यूज भी दिए हैं, जैसे यूपीएससी में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इंटरव्यू है वो भी मैंने दिया है, और भी हरियाणा एडीए वगैरह का इंटरव्यू दिया है, और भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं। तो संस्था को लगा कि मैं यहाँ के लिए उपयुक्त हूँ, उन्होंने मुझे कहा, मैंने बहुत ही खुशी से मैंने कहा कि नहीं, मैं तो जरूर पढ़ाऊंगा बच्चों को, स्टूडेंट्स से मैं जुड़ूंगा, चाहे वो मेंस की क्लासेस हों चाहे वो प्रीलिम्स की क्लासेस हों, जो भी मुझे असाइन की जाएंगी मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा, इसलिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा, आप सभी लोगों का सिलेक्शन। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की कैटेगरी में भी है और इंक्लूसिव डेफिनेशन की भी कैटेगरी में है, क्योंकि कुछ चीज एग्जॉस्टिवली इसमें डील किए गए हैं और साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो इंक्लूसिवली इसमें इंक्लूड की गई हैं, सम्मिलित की गई हैं, शामिल की गई हैं, उनका समावेश किया गया है। थैंक यू साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, जो है आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर से जुड़ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास में। तो एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म एंड इंक्लूड्स। अब क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है, तो 7 कैटेगरी है। आप अगर देखें तो 7 कैटेगरी है और एक रेसिडुअरी कैटेगरी है। तो इसमें सारे कीवर्ड्स तो याद नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ कीवर्ड्स आप जरूर याद कर लीजिए। तो एक बार डेफिनेशन देख लें। एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म, एम्यूनिशन मीन्स एम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म एंड इंक्लूड्स। पहली कैटेगरी क्या है? रॉकेट्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, शेल्स एंड अदर मिसाइल्स। तो आप क्या लिख सकते हैं? रॉकेट्स, बॉम्ब्स एंड अदर मिसाइल्स। अगर आपको ये भूल रहे हैं तो, समय कम है तो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विसेज एंड सबमरीन माइनिंग, जो जल सेना यूज करती है। तो रॉकेट्स, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, शेल्स एंड अदर मिसाइल्स। तो अदर मिसाइल्स ये रेसिडुअरी फ्रेज है, तो रॉकेट्स, बॉम्ब्स एंड अदर मिसाइल्स ऐसे भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विसेज एंड सबमरीन माइनिंग, अदर आर्टिकल्स कंटेनिंग और डिजाइन और एडॉप्टेड टू कंटेन एक्सप्लोसिव, फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल। तो अदर आर्टिकल्स
कंटेनिंग फिजनेबल मटेरियल। अब इसमें कीवर्ड्स क्या हो सकता है? एक्सप्लोसिव, फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल। अगर आप ये याद रख लेंगे तो सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा आपका, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। तो ये आपको कीवर्ड अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है बेयरैक का वो तो लिखना पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए भी नहीं, तो कीवर्ड आप याद रखें। तो इसमें क्या है? अदर आर्टिकल्स कंटेनिंग एक्सप्लोसिव, फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल और नॉक्शियस लिक्विड और गैस और अदर सच थिंग, और चार्जेस फॉर फायर आर्म्स, ठीक है, फ्यूजेज एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स। तो ये सब कुछ एम्यूनिशन में आ रहा है। और उसके बाद पार्ट्स एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनिशन। तो मशीनरी का जो पार्ट है मशीनरी और एम्यूनिशन का पार्ट वो भी एम्यूनिशन है, यानी एम्यूनिशन का पार्ट खुद भी एम्यूनिशन है, और जो मशीनरी जिससे वो बनता है वो भी उसका, अगर उस मशीनरी का पार्ट है तो वो भी एम्यूनिशन है। और सच इंग्रेडिएंट्स ऑफ एम्यूनिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। तो अब ये देखिए, ये जो इस तरीके का स्पेसिफाई करने का पावर है, वो जब आप कोई भी ये प्रोविजन पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिवली चूंकि मैं डील कर रहा हूं सेक्शन 3 से सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 12 तक, तो वो प्रीडोमिनेंटली या फिर मेजरली 90% ऑफ द पावर हैज बीन गिवन, 95% ऑफ द पावर हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि आर्म्स से संबंधित, आयुध से संबंधित प्रावधान, आयुध को नियंत्रित करना, विनियमित करना, आयुध का जो है उसको क्या कहें, विनियमित करना जो है, वो टंग ट्विस्टर की तरह कभी कभी काम कर जाता है कोई शब्द, तो उसको रेगुलेट करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। तो वो जो है उसका विनियमन जो है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का काम है। तो इसलिए जो है ये एक रेसिडुअरी जो क्लॉज है उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि नोटिफिकेशन के द्वारा वो एम्यूनिशन में क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो अगर ये डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे जो स्केलेटन कि द वर्ड एम्यूनिशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2B, उसके बाद डेफिनेशन के इंग्रेडिएंट दे देंगे, उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं कि फ्रॉम पेरूजल ऑफ दिस डेफिनेशन इट ट्रांसपायर्स दैट द डेफिनेशन इज बोथ एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव, और जो है इट हैज बीन ड्राफ्टेड सो एज टू कवर एज मेनी सब्सटेंसेस एज आर फीजिबल। इस तरीके से आप जो है एक कंक्लूसिव सेंटेंस लिख के अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि वो पूरा, कोई भी जो आंसर है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ द आंसर एंड ब्रीफ कंक्लूजन। तो वो पूरा एक सिंक में लगे, सिंक्रोनाइज्ड आंसर हो, इसलिए ये फॉर्मेट फॉलो करना ज्यादा मार्क्स फेचेंग है। तो इस तरीके से जो है आप ये क्या कहते हैं, एम्यूनिशन के डेफिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं, और सिमिलर अप्रोच अदर डेफिनेशंस में भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें, यही डेफिनेशन, तो एम्यूनिशन को हम कहते हैं गोला बारूद, और गोला बारूद है धारा 2 या सेक्शन 2B में। तो गोला बारूद से उसकी क्या परिभाषा, आइए देखते हैं। गोला बारूद से किसी अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है, ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर्स है, अभिप्रेत है यानी मींस, अभिप्रेत है, तथा इसके अंतर्गत रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और अन्य अस्त्र, ये देखिए अस्त्र, मिसाइल, टॉर्पीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, विस्फोटक, पूजनकारी या खंडनीय सामग्री, फिजनेबल या अपायकर द्रव्य, यानी कि उसको क्या कहें, नॉक्शियस लिक्विड। आप इसको देखें, ये जो है नॉक्शियस लिक्विड, अपायकर द्रव्य। तो ये जो कीवर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखना है। गैस या अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने वाली या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, ठीक है।
अग्नायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन। तो अब ये देखिए, इसमें अगर कीवर्ड की बात की जाए तो रॉकेट बम और अन्य अस्त्र, टॉर्पीडो को काम में लाने और अंतर समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, विस्फोटक व खंडनीय सामग्री इत्यादि। अग्नायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन। तो इस तरीके से आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। पतीले और घर्षण नलिकाएं, गोला बारूद के संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी, और ऐसे संगठक जिन्हें केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो है आप गोला बारूद यानी कि एम्यूनिशन की डेफिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं, और जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो अप्रोच है वो यहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आर्म्स का डेफिनेशन। तो एम्यूनिशन की डेफिनेशन है 2B में, चूंकि अल्फाबेटिकल है, और आर्म्स की डेफिनेशन है 2C में। तो वो 2 ख है, ये 2 ग, अगर हिंदी में देखा जाए तो आर्म्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडॉप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस। अब देखिए, आर्म्स क्या है? एक आर्टिकल है किसी भी डिस्क्रिप्शन का, डिजाइंड और एडॉप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस। ठीक है, एंड इंक्लूड्स, तो ये भी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डेफिनेशन इज बोथ एग्जॉस्टिव एज वेल एज इंक्लूसिव। ठीक है, ये डेफिनेशन इज बोथ एग्जॉस्टिव एज वेल एज इंक्लूसिव। और इसमें जो है फायर आर्म्स यानी कि अग्नायुध भी हैं, शार्प एजेड एंड अदर डेडली वेपन्स एंड पार्ट्स एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स बट डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है 5 मार्कर का कि डिफाइन द टर्म आर्म्स एंड ऑल्सो elucidate what are not including what things are not included in this definition। ठीक है, तो इसमें जो है क्या उससे अभिप्रेत है? आर्टिकल्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडॉप्टेड एज वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस। और क्या क्या इंक्लूडेड है? अब ये देखिए बिल्कुल कीवर्ड है, इसको जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फायर आर्म्स, शार्प एजेड एंड अदर डेडली वेपन्स, तो यानी कि डेडली वेपन्स, एंड पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स। ये 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड है। क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है? आर्टिकल डिजाइन सोनली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज लाठी और ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक। तो लाठी पकड़ के चलना या फिर खेती किसानी के काम में जो लाठी यूज होती है वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आर्टिकल्स डिजाइन सोनली weapons incapable of being used otherwise than as toys or of being converted into serviceable weapons। तो ये दोनों चीजें जो हैं इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो आयुध से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जिसमें अग्नायुध यानी कि फायर आर्म्स, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडेड। ठीक है, क्या इंक्लूडेड नहीं है? किंतु केवल घरेलू या कृषक उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुओं जैसे लाठी या मामूली छड़ी या वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, इनएप्रोप्रिएट हों, इसके अंतर्गत नहीं आते। तो इस तरीके से आप जो है जो आयुध की डेफिनेशन है वो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड है, जैसे मैंने कहा आपको, जो मुख्य पद है
आपको उस पर ध्यान देना है, वो मिस नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप आयुध की डेफिनेशन लिख रहे हैं और उसमें क्या इंक्लूडेड है, उसमें आप अग्नायुध नहीं लिख रहे हैं, फायर आर्म्स की बजाय कोई दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, दूसरा फ्रेज यूज कर रहे हैं, आपका आंसर कमजोर है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कीवर्ड है, डिफाइंड भी है, फायर आर्म्स भी डिफाइंड है। तो इसलिए जो है ये कीवर्ड्स पे बहुत ही ध्यान देना है। यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म करें तो मैं आगे बढ़ूं। प्लीज कंफर्म। ज्ञानचंद्र जी कह रहे हैं हिंदी में, मैंने बताया ज्ञानचंद्र जी। मैं आशा करता हूं कि आपको स्पष्ट हुई होंगी चीजें। प्लीज एक बार आप सब लोग बताएं। क्लियर है? साधना जी कह रही हैं क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋचा भी कह रही हैं क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यू है, तो छोटी की मात्रा नहीं लगी है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यू होगा, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दे दें। अगर उसमें कोई मात्रा छूट गई हो छोटी की, तो आप लोग प्लीज उसको लगा के पढ़ें, और आप लोग नोट्स के बाद खुद अपने भी आप लोग अपने प्रिपरेशन के हिसाब से उसको, उन नोट्स को मोल्ड करेंगे ही। तो ये भी आप इस बात का ध्यान रखें प्लीज। अगला जो है, जो डेफिनेशन है वो है फायर आर्म्स का। अभी तक हमने तीसरी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, 3 डेफिनेशन, 2B, 2C और 2E। 2B एम्यूनिशन, 2C आर्म्स और 2E फायर आर्म्स। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, अगर आप लोग ध्यान देके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मेरी क्लास में ही आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो फायर आर्म्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2E में है। अगर हिंदी में देखें क ख ग घ से आप मिलाएंगे तो दो अंग में उसकी परिभाषा है। तो फायर आर्म्स मीन्स आर्म्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और एडॉप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड बाय एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो डेफिनेशन है, ये छोटी डेफिनेशन है, जो मीन्स वाला पार्ट है, जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वाला, किस इससे क्या अभिप्रेत है, ये छोटी डेफिनेशन है। तो इसको बेहतर है कि आप लोग जो है इसके कीवर्ड्स के साथ बार बार पढ़, इतना पढ़ लीजिए कि वो याद ही हो जाए। तो फायर आर्म मीन्स आर्म्स ऑफ एनी, यानी कि फायर आर्म जैसा कि नाम से भी अभिप्रेत है कि फायर आर्म्स में भी एक तरीके का आर्म ही है, किसी भी डिस्क्रिप्शन का जो डिजाइन किया गया है या फिर जो अडॉप्ट किया जाता है प्रोजेक्टाइल डिस्चार्ज करने के लिए। किस तरीके से? बाय एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो या तो एक्सप्लोसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी हो या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के द्वारा अगर प्रोजेक्टाइल को डिस्चार्ज किया जा रहा है तो फायर आर्म। एंड इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म, यानी कि फायर आर्म का पार्ट वो भी फायर आर्म है, फायर आर्म को बनाने वाली मशीनरी वो भी फायर आर्म, और कैरेजेस, प्लेटफॉर्म्स और अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विंग आर्टिलरी। तो आर्टिलरी के लिए के संबंध में ये जो चीजें यूज हो रही हैं वो भी जो है फायर आर्म्स में इंक्लूडेड हैं। तो ये डेफिनेशन भी क्या है? ये डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव ही है और इंक्लूसिव भी है। एग्जॉस्टिव पार्ट छोटा सा है, तो बेहतर है कि आप लोग उसको याद कर लें कीवर्ड्स के साथ, उसको बार बार आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो शैलेश जी कह रहे हैं जी सर, जी बिल्कुल शैलेश जी, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अग्नायुधों से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेपियों को चलाने, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत हैं। ठीक है, अभिप्रेत हैं। तथा तोपें, हथगोले,
रायट पिस्तौलें या किसी भी अपायकर द्रव्य या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र, यानी कि ऐसे शस्त्र जिनसे तोपे, हथगोले इत्यादि छोड़े जाए, अगर इसको सीधी सरल भाषा में कहें, और किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन। तथा अग्नायुध के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी तथा तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच और साधन, यानी कि साधित्र, तो यानी कि तोपों को चढ़ाने के लिए अगर कोई गाड़ी यूज हो रही है तो चूंकि उस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो वो उस विशेष प्रयोजन के लिए वो उसका उपयोग हो रहा है, इसलिए ये जो है क्या कहते हैं कि उस विशेष परिप्रेक्ष्य में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो जो है अग्नायुध की डेफिनेशन में वो गाड़ी कवर हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशन का, इसके अंतर्गत ये 4 चीजें आती है। क्लियर है? एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म करें। अच्छा, मैं एक बार ये डेफिनेशन पढ़ा लूं पांचों, फिर मैं आप सब लोगों से रूबरू होता हूं। प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन सेक्शन 2H, तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोगों के लिए मैं बता दूं कि एम्यूनिशन का ही एक पार्ट है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है 2B में और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है 2H में। इसी प्रकार आर्म्स और प्रोहिबिटेड आर्म्स, आर्म्स है 2C में और प्रोहिबिटेड आर्म्स है 2I में। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप, चूंकि ये इंटर रिलेटेड डेफिनेशन है और आर्म्स की कैटेगरी प्रोहिबिटेड आर्म्स है, एम्यूनिशन की कैटेगरी प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है, तो आप लोग एक जगह याद कर लेंगे तो ज्यादा हितकर है, ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। बाकी हर स्टूडेंट की अलग अलग तरीका, अलग अलग अप्रोच होता है, तो जैसे आप लोगों को याद हो जाए, याद होने से मतलब है, मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो दी गई है 2H में। तो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन मींस, अब ये देखिए, अगेन दिस डेफिनेशन इज बोथ exhaustive and inclusive. Ammunition containing or designed or adapted to contain any noxious liquid, gas or other such thing. तो अपायकर द्रव्य हो, अपायकर गैस हो, या फिर अपायकर कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको बनाया गया है, ऐसा एम्यूनिशन जिसको बनाया गया है इसको जो है धारण करने के लिए, कैरी करने के लिए, तो वो जो है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन है। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? उसमें इंक्लूडेड है रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अब देखिए, जब आप सारी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इस क्लास के बाद आप रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। तो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन मींस एनी एम्यूनिशन कंटेनिंग और डिजाइंड और एडॉप्टेड, कंटेनिंग, डिजाइंड और एडॉप्टेड टू कंटेन एनी नॉक्शियस लिक्विड, गैस और अदर सच थिंग। तो क्या उसमें होता है जिसकी वजह से वो प्रोहिबिटेड है? नॉक्शियस लिक्विड होता है, गैस होता है, या फिर अदर सच थिंग होता है, यानी कि अपायकर गैस, अपायकर द्रव्य, या फिर ऐसी कोई भी वस्तु। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या उसमें शामिल है? रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल, ये सब कुछ उसमें शामिल है। Articles designed for torpedo service and submarine mining and such other articles as the central government may by notification in the official gazette is specified to be prohibited ammunition। तो यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, जैसा मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था। तो टॉर्पीडो सर्विस में जो आर्टिकल यूज होते हैं वो भी, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को नोटिफाई कर रही है, नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर रही है, तो वो भी। अब प्रतिषिद्ध गोला बारूद सेक्शन 2H में है। प्रतिषिद्ध गोला बारूद से
किसी भी, अब आप ये देखिए, किसी भी अपायकर द्रव्य, गैस या ऐसी अन्य अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट रखने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है। और रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र इसमें शामिल है। तो ये जो कीवर्ड है इसके लिए वो क्या है? अपायकर द्रव्य, गैस या ऐसी अन्य कोई चीज। अगर आपको ये याद रहे तो सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। तो प्रतिषिद्ध गोला बारूद से किसी भी अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य ऐसी कोई चीज को अंतर्विष्ट रखने वाला, ये जो दूसरा क्लस्टर ऑफ कीवर्ड है वो क्या है? अंतर्विष्ट रखने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत। और इसमें क्या क्या शामिल है? रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र और टॉर्पीडो को काम में लाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं। और ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध गोला बारूद होना विनिर्दिष्ट करे यानी स्पेसिफाई करे, इसके अंतर्गत आते हैं। तो 3 क्लासेस हो गए, 3 कैटेगरी हो गई। आप कीवर्ड याद करिए, लिख दीजिए, बहुत आसान। देखिए सिलेबस इतना ज्यादा है कि जब तक रेगुलर रिवीजन नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। रेगुलर रिवीजन और रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो ये क्लास है, इसमें आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप दोबारा रिवाइज करिए, फिर 2-3 दिन बाद अपने शेड्यूल के हिसाब से रिवाइज करिए। कंसिस्टेंट रिवीजन एंड कंसिस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम और एनी मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि भाई मेरिट आप किसी से बननी है, तो ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स, ये सेक्शन 2I में है। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, ये प्रोहिबिटेड आर्म्स सेक्शन 2I में है। प्रोहिबिटेड आर्म्स मींस प्रोहिबिटेड आर्म्स में फायर आर्म्स भी प्रोहिबिटेड है अपने आप, यानी कि अगर कोई फायर आर्म है तो प्रोहिबिटेड आर्म की कैटेगरी में आता है। और क्या क्वालिफिकेशन, आइए देखते हैं। अपने आप में नहीं, फायर आर्म ऐसा फायर आर्म कि जिसमें अगर हम ट्रिगर दबा दें तो ऑटोमेटिक फायरिंग होने लगे, यही प्रोहिबिटेड आर्म्स की पहली कैटेगरी है। तो आइए एक बार, जैसे मशीन गन है, स्टेन गन। फायर आर्म्स सो डिजाइन और अडॉप्टेड दैट इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द ट्रिगर, मिसाइल्स कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज्ड until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missile is empty। तो एक बार हमने दबा दिया तो अपने आप वो धर 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 धर, जैसे AK-47 AK-56 में होता है, वो जो है पूरी मैगजीन या खाली, बस आप उसको दबा, एक बार प्रेशर अप्लाई किया तो मिसाइल्स अपने आप निकलती जाएंगी। वो जो है क्या कहते हैं, अपने आप फायर आर्म जो है वो काम करता चला जाएगा। तो ऐसा फायर, पिस्टल नहीं, पिस्टल में तो आपने एक बार दबाया, दोबारा आपको फायर करने के लिए दोबारा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहां एक बार आपने अप्लाई किया प्रेशर, और जब तक या तो पूरी मैगजीन ना खाली हो जाए या फिर आप प्रेशर रिलीज ना करें, तब तक वो चलता रहेगा। तो यही फायर आर्म जो प्रोहिबिटेड आर्म है, उसमें जो फायर आर्म जो प्रोहिबिटेड आर्म है उसकी पहली कैटेगरी यही है कि फायर आर्म सो डिजाइन और एडॉप्टेड, ऐसे डिजाइन किया गया है या फिर उनको ऐसे अडॉप्ट किया गया है कि अगर एक बार प्रेशर अप्लाई हो गया ट्रिगर पर तो मिसाइल्स कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज्ड until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missile is empty। और दूसरा, weapons of any description designed or adopted for the discharge of any noxious liquid, gas or such other thing। या तो कोई ऐसा वो जो क्या कहते हैं कि वेपन हो जिससे अपायकर द्रव्य, अपायकर गैस या कोई भी ऐसी अन्य वस्तु जो जिससे रिलीज की जा सके, वो भी जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में है। एंड इंक्लूड्स, अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इसको मैंने बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से समझाया है, वहां लिखा है, लेकिन यहां पे मैंने अलग स्लाइड बनाई है। आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट एंड एंटी टैंक फायर आर्म्स एंड सच अदर आर्म्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड टू बी प्रोहिबिटेड आर्म्स। ठीक है, तो ये जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स की डेफिनेशन देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग देखें, पहला फायर आर्म्स कैसा
कि अगर ट्रिगर पे एक बार प्रेशर अप्लाई हुआ तो मिसाइल्स अपने आप चलती जाएंगी जब तक कि या तो प्रेशर रिलीज नहीं किया गया या फिर जो है मैगजीन खाली नहीं हो गई। और दूसरा कि ऐसा वेपन जो डिजाइन किया गया है ऑब्नॉक्शियस लिक्विड, ऑब्नॉक्शियस गैस या फिर जो है एनी अदर सच थिंग को रिलीज करने के लिए, अपायकर द्रव्य, अपायकर गैसों को रिलीज करने के लिए या फिर ऐसी अन्य किसी भी वस्तु को रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए अगर कोई वेपन बना है, शस्त्र बना है, तो वो भी इसमें इसकी परिभाषा में शामिल है। मतलब इसकी परिभाषा में आता है, वो मीन्स वाली कैटेगरी में है। ये डेफिनेशन भी देखिए, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव दोनों है। और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है? आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक फायर आर्म्स, ये तो दो स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी रेसिडुअरी कैटेगरी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो वो भी किसी एक पर्टिकुलर चीज को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये जो है प्रोहिबिटेड आर्म है तो दैट विल बी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली। तो यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है? बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है? तो आप सब लोग प्लीज बताएं। अच्छा रुकिए, मैं इसका हिंदी वाला पार्ट भी खत्म कर देता, फिर हम लोग जुड़ेंगे। प्रतिषिद्ध आयुध, वो जो सेक्शन 2I में है, वे प्रतिषिद्ध आयुधों से वे अग्नायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हो कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए। अब देखिए ट्रिगर के लिए जो कीवर्ड है बैरैक्ट में भी वो घोड़ा ही है, तो जैसे मूवीज वगैरह में भी वो कहते हैं। अब आपको शायद वो समझ में आ रहा, मतलब शायद आप अप्रिशिएट करेंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जनरल टर्मिनोलॉजी चली आ रही है और उसको अडॉप्ट कर लिया है। जैसे जो आम बोलचाल की बहुत सारे शब्द हैं, आम बोलचाल के बहुत सारे शब्द हैं जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में यूज होते हैं, तो वैसे ही ये शब्द भी यूज किया जा रहा है। तो वे अग्नायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हो कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा न लिया जाए या अस्त्रों को अंतर्विष्ट रखने वाली मैगजीन खाली ना हो जाए, अस्त्र छूटते रहे, यानी कि वो मिसाइल छूटती रहे। और किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव्य, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हो, यानी कि ऑब्नॉक्शियस गैस, ऑब्नॉक्शियस लिक्विड या फिर ऐसी कोई भी वस्तु को छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए, तो उससे इन मतलब इससे अभिप्रेत है इन दो कैटेगरी की चीजें। और इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? तोपें, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्नायुध और ऐसे अन्य आयुध जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा जो है राजपत्र में विनिर्दिष्ट कर सकती है। किस प्रकार कि ये जो ऐसी वस्तुएं प्रतिषिद्ध आयुध हैं, प्रतिषिद्ध आयुध। और हमने क्या पढ़ा? प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी उस पोर्शन को हमने खत्म कर लिया। एक बार आप सब लोग प्लीज कंफर्म करें यहां तक सब कुछ क्लियर है? मैंने कोशिश की है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ आप सब लोगों को समझाऊं। प्लीज कंफर्म, क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ा जाए। शैलेश, आकांक्षा, ऋचा, साधना, ज्ञान, अमित, आकांक्षा, गुंजा, सभी बच्चों को क्लियर है जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं? चलिए, श्वेता कह रही है क्लियर है, ऋचा भी कह रही है क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है, इसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस हैं लेकिन बहुत मतलब एक तरीके से जिसपे एक 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है या फिर किसी प्रोविजन के साथ क्लब करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो है सेक्शन 3। सेक्शन 3, अब ये सेक्शन 3 से बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक मैं ले आया हूं। उसमें रिलेवेंट जो केस लॉज है सुप्रीम कोर्ट के उसको भी मैंने इंक्लूड किया है, रेशियो एक या दो लाइन में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कुछ इस प्रकार है कि डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर द आर्म्स एक्ट 1959 रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन
किस चीज के रिगार्डिंग? एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एक्सप्लेन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड पोजेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कब्जा का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जा का मतलब है सचेत कब्जा। पोजेशन मींस कॉन्शियस पोजेशन। कॉन्शियस पोजेशन का मतलब कि पोजेशन जो मेंस रिया के साथ है वो है, उससे मतलब है, उससे अभिप्रेत है पोजेशन। कब्जा का मतलब इस स्टैच्यूट में, इस अधिनियम में कब्जा का मतलब यही है, खास करके धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में, धारा 3 के कॉन्टेक्स्ट में। तो आइए देखें द एक्विजिशन एंड, देखिए इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। और बेहतर है कि आप जो देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखने की कोशिश नहीं करनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स को हमें शामिल करना है। और लैंग्वेज जितनी ल्यूसिड होगी, फ्लो आपका जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो बेहतर है कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखें ही, जो मेन बॉडी है उसको भी अगर बुलेट पॉइंट्स में या फिर नंबर्ड बुलेट्स में तोड़ा जा सकता है तो पढ़ने में भी आसान होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ज्यादा जो है वो ध्यान आकर्षित करेगा टीचर का। तो एक तो आप सही सही लिख रहे हैं, प्रेजेंट भी अच्छा कर रहे हैं, तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिले। और बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखने में यह है कि अगर कहीं कॉमा फुल स्टॉप छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कि मीनिंग चेंज हो जाए। तो आपको इंग्रेडिएंट पे ध्यान देना है, ना कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज के। रटना नहीं है, समझना है, और फिर जो है इंग्रेडिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए अपने आंसर्स को बिल्ड करना है। बेहतर है कि अपने आंसर्स में आप हेडिंग्स और बुलेट्स का भी समावेश करें। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी। तो द इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार हो सकता है, बहुत तरीके इंट्रोडक्शन के, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। द एक्विजिशन, पोजेशन एंड कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन इंडिया आर स्ट्रिक्टली regulated by the Arms Act. The fundamental principles of the act is that no individual has an absolute right to bear arms. It is a privilege governed by statutory licensing. तो इस चूंकि ये सेक्शन 3 पे हम ये क्वेश्चन है, तो अब जनरल रूल ऑफ लाइसेंसिंग क्या है? ये मैंने सेक्शन 3 को जो है कि मेन पोर्शंस पे को इंक्लूड किया है, क्योंकि आंसर की डिमांड वही है। तो जनरल रूल ऑफ लाइसेंसिंग क्या है? अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1, नो पर्सन शैल एक्वायर, अब ये देखिए कीवर्ड देखिए, एक्वायर, हैव इन देयर पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म, यानी कि एक्विजिशन, पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म और एम्यूनिशन अनलेस दे होल्ड अ वैलिड लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, या फिर एसोसिएटेड रूल्स। अब इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो अक्सर लोगों से मिस हो जाता है, वो है 2019 का अमेंडमेंट। कुछ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, उसमें एक चेंज ये हुआ कि जो पहले लिमिट थी 3 आर्म्स रखने की, अब वो घटा के 2 कर दी गई है। तो स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन पोजेशन, उसके रिगार्डिंग क्या है, चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 में दिया गया है, फॉलोइंग द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 सेक्शन 3 क्लॉज 2 restricts the maximum number of firearms a licensed individual can acquire or possess to 2, reduced from the earlier limit of 3। तो पहले 3 था, अब जो है 2 हो गया। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शंस जो हैं वो सेक्शन 3 में ही दिए गए हैं, तो उसको मैंने बहुत हल्का सा डील कर दिया है। दिस न्यूमेरिकल रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू लाइसेंस डीलर्स और मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड राइफल क्लब एसोसिएशन यूजिंग स्पेसिफिक फायर आर्म्स फॉर टारगेट प्रैक्टिस। तो भाई उनका पर्पज है, तो जैसे स्पेसिफिक फायर आर्म्स है, जैसे .22 बोर की राइफल है या फिर एयर राइफल वगैरह जो टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए यूज होती है, तो वो इसमें वो एक्सेप्शन में आता है। तो उसमें जो 2 फायर आर्म्स का जो लिमिट है दैट विल नॉट अप्लाई। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने इसको जो है कीवर्ड से समराइज करने की कोशिश की है, ऑथराइज्ड डेलीगेशन, कि डेलीगेट कर दिया। एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, और ये किस में दिया गया? ये दिया है प्रोविजन टू सेक्शन 3 में। तो इसमें क्या कहा गया है कि एन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्ट पर्सनल पोजेशन रूल इज प्रोवाइडेड विद इन सेक्शन 3 इटसेल्फ। और उसमें क्या कहा गया है कि अ पर्सन मे विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी वो फायर आर्म कैरी कर सकता है, एम्यूनिशन कैरी कर सकता है। कैसे? इफ ही इज, अगर उसका जो आप ये समझिए कि वो जो कैरी कर रहा है फायर आर्म या एम्यूनिशन,
दैट इज बीइंग डन इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी। या तो प्रेजेंस हो, प्रेजेंस का मतलब फिजिकल प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस, यानी कि ए लाइसेंस उसने रिटन ऑथराइज कर दिया तो कर सकता है बी को। फॉर रिपेयर और फॉर रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर यूज बाय सच होल्डर। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपने सर्वेंट को दे दिया, दोनों दो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ ही है उसने एक रिटन अथॉरिटी भी दे दी कि वी आर ट्रैवलिंग, अलग अलग व्हीकल्स में हम ट्रैवल कर रहे हैं और ये मैं जा रहा हूं रिपेयर के लिए, ये वो कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देके बहुत ही मतलब उससे समझा रहा हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है ऑथराइज डिलीगेशन के, कि वो जो है अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है, वो खुद लाइसेंस होल्डर नहीं है, तो भी वो फायर आर्म या एम्यूनेशन कैरी कर सकता है अगर होल्डर ऑफ द लाइसेंस उसके प्रेजेंस में है या फिर होल्डर ऑफ द लाइसेंस ने जो है रिटर्न अथॉरिटी दी है। और वो कैरी किस लिए कर रहा है, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, लाइसेंस के रिपेयर, लाइसेंस के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिपेयर ऑफ द फायर आर्म या एम्यूनेशन के लिए, या फिर यूज ऑफ सच होल्डर उसके लिए, इन तीनों ही पर्पसेस में से किसी एक के लिए। और साथ ही साथ या तो रिटर्न अथॉरिटी हो या फिर वो खुद प्रेजेंट हो। और पीनल प्रोविजन, आप जब पीनल प्रोविजन में पढ़ाऊंगा सेक्शन 25 तो उसको स्पेसिफिकली डील भी करूंगा, लेकिन यहां पे जो इंटर रिलेटेड है, देखिए बेहतर है कि जो इंटर रिलेटेड प्रोविजन है, जो मार्क्स का जो लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंटर रिलेटेड प्रोविजन है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, एक या दो सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। तो पीनल प्रोविजन क्या है, सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट acts as a penal provision. Any person who acquires, possesses or carries any firearm or ammunition in contravention of section 3 is liable to be punished with imprisonment for a term ranging from 2 to 5 years and is also liable to fine. तो 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। आगे देखा जाए अगर तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, पोजीशन के लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये भी एक एस्पेक्ट था ना, बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और ये केस लॉ आप रेलेवेंट जगह पे यूज भी कर सकते हैं, ये मतलब जो केस लॉ। तो पोजीशन का मतलब क्या है कि कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट पोजीशन अंडर द आर्म्स एक्ट मस्ट मीन कॉन्शियस पोजीशन, सचेत कब्जा, यानी कि मेंस रिया एसेंशियल है। मियर फिजिकल कस्टडी विदाउट नॉलेज और कंट्रोल, या तो नॉलेज ना हो या फिर कंट्रोल ना हो, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। अब इसमें बहुत अच्छा एक केस है गुणवंत लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, पुराना केस है 1972 का। उसमें कहा गया कि पोजीशन इंक्लूड्स पावर एंड कंट्रोल ओवर द वेपन विद इंटेंट टू एक्सरसाइज दैट कंट्रोल। और साथ ही साथ संजय दत्त वर्सेस स्टेट सीबीआई, इसमें भी कहा गया गुणवंत लाल पर रिलाई करते हुए कि पोजीशन refers to conscious possession and not mere custody without awareness of the nature of such possession. कॉन्शियस पोजीशन होना चाहिए, सीधा सीधा हिसाब ये है। सचेत कब्जा का मतलब सचेत कब्जा। अब इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें, ये स्लाइड कुछ, हाँ, आयुध अधिनियम के अंतर्गत आयुध और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। इस संबंध में कब्जा शब्द की न्यायिक व्याख्या को स्पष्ट करें। ठीक है, तो जैसा हमने हिंदी में इंग्लिश में देखा था, हिंदी में भी कुछ इंट्रोडक्शन उसी प्रकार हो सकता है। भारत में आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा और उन्हें साथ लेकर चलना आयुध अधिनियम 1959 द्वारा सर्वथा विनियमित है, यानी कि सर्वथा विनियमित है मतलब स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, सर्वथा अनुपयुक्त, सर्वथा उपयुक्त, तो सर्वथा विनियमित है। इस अधिनियम का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने का आत्यंतिक अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब ये देखिए, ये कीवर्ड्स, अगर आप ये कीवर्ड्स अपने आंसर्स में यूज करते हैं हिंदी माध्यम के छात्र, तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। एब्सोल्यूट राइट, हथियार रखने का आत्यंतिक अधिकार नहीं है। अब एब्सोल्यूट को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और आत्यंतिक लिख रहे हैं, क्वालिटी आपके उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपके आंसर्स की क्वालिटी इनहांस हो,
अगर आत्यंतिक को छोड़ के, क्योंकि ये स्पेसिफिक कीवर्ड है, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है लीगल फ्रेजिंग में या फिर लीगल ड्राफ्टिंग में। यह वैधानिक अनुव्यक्ति द्वारा शासित एक विशेषाधिकार, ये जो है एक जो है लाइसेंस के द्वारा रेगुलेटेड एक प्रिविलेज है। तो अब अनुज्ञप्ति का सामान्य नियम क्या है कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 उपधारा 1 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी आग्नेयास्त्र या गोला बारूद का अर्जन नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा, ना ही उसे अपने कब्जे में रखेगा, पोजीशन में नहीं रखेगा, और ना ही उसको लेकर चलेगा, उसको कैरी नहीं करेगा। ये 3 कीवर्ड है। अर्जन नहीं करेगा, उसको कब्जे में नहीं रखेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा, और उसको लेकर भी नहीं चलेगा जब तक कि उसके पास इस अधिनियम और उससे संबंध नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया एक वैध लाइसेंस ना हो या फिर एक वैध अनुज्ञप्ति ना हो। क्लास चलेगी मुझे लगता है थोड़ी देर और चलेगी, हाफ एन आवर, नहीं सॉरी 1 घंटे अभी चलेगी, 1 घंटे, 2 घंटे की क्लास है ना। देखिए, क्लासेस को एग्जॉस्टिव बनाना मेरा मेन पर्पस है, इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ। लेकिन चूंकि मेंस एग्जाम है आप लोगों का, आप लोग मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को ऐसे कल्टीवेट करिए, इट इज जस्ट ए हम्बल सजेशन बाय ए टीचर, कि आपको इंटरेस्ट अपने आप आए क्लास में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्रोविजंस हैं ये कठिन हैं, थोड़े ड्राई लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेंस में लिखना है तो अपने आंसर्स की क्वालिटी तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा आप लोगों को। और वो तभी इंप्रूव होगा जब आप बिल्कुल अपने आप को इमर्स कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। तो जब इंटरेस्ट आएगा आपका अपने आप, तो अपने आप जो है चीजें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी, समझ में आएंगी, इंटरेस्टिंग। तो एनी कैंडिडेट हैज टू कल्टिवेट हिज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कल्टीवेट करने पे, और जब बार बार जब आप एक ही चीज को पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट अपने आप कल्टीवेट होता जाएगा। ये एक कंसिस्टेंटली अगर प्रिपेयर कोई कर रहा है तो इंटरेस्ट कल्टीवेट होगा, क्योंकि वो अपनी बाकी चीज को त्याग कर रहा है ना, उसकी दूसरी जीवन में और भी काम होगा, उसको छोड़ के उसने प्राथमिकता तय की है। तो इंटरेस्टिंग बनाना तो पर्पज है मेरा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा पर्पज यह है कि क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूं एग्जॉस्टिवली पढ़ाऊं, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज ना छूटे, उसको डिस्कस कर दूं, आप लोगों को बता दूं। तो इसलिए जो है मैं जो है मेरी यही कोशिश है रहती है अपने क्लासेस में। तो एक घंटे के आसपास और चलेगी अभी क्लास, 11:45 to 1:45 क्लास था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने कहा था आधे घंटे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये आत्यंतिक अधिकार नहीं है, ये सर्वथा विनियमित है ये अधिकार। और इसमें जो है अनुज्ञप्ति का सामान्य नियम क्या है, धारा 3 उपधारा 1 के अंतर्गत, कि कोई भी व्यक्ति किसी आग्नेयास्त्र या गोला बारूद का अर्जन नहीं करेगा, ना ही उसे अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि उसके पास इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया वैध लाइसेंस ना हो। वैधानिक सीमाएं क्या हैं? तो आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के बाद धारा 3 उपधारा 1 एक लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा अर्जित किए जा सकने वाले या कब्जे में रखे जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की अधिकतम संख्या को 2 तक सीमित करता है। पहले यह संख्या 3 थी, जैसा मैंने अभी कहा। और ऑथराइज्ड डेलीगेशन, इसके लिए जो हिंदी इंग्लिश है, ऑथराइज्ड डेलीगेशन, प्राधिकृत प्रत्यायोजन, धारा 3 का परंतुक खंड है, प्रोविजो। परंतुक का मतलब प्रोविजो।
अब आपको यही सब डील करना है, आप सर्विस ज्वाइन कर लेंगे तो एपीओ बन जाएंगे, केस आएगा, उससे आपसे पूछा जाएगा बताइए कोर्ट साहब क्या कहना है आपको। तो जब तक आपको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर कैसे, फिर आप ये समझिए कि एक्सेलेंस शायद नहीं अचीव किया जा सकता। पूछा जाएगा, जज साहब आपसे पूछेंगे बताइए कोर्ट साहब क्या कहना है, चार्जशीट तो आ गई है, क्या कहना है आपको, बेल पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप क्या कहेंगे? अगर चार्जशीट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है, तो क्या कहना है आपको, क्यों हम उसको जो है अरेस्ट, मतलब उसको जेल में ही रखा जाए, कस्टडी में ही क्यों रखा जाए, क्यों ना उसको छोड़ दिया जाए, हाउ डू यू अपोज दिस बेल। तो ये सारी चीजें हैं, तो जब आप फॉलो रहेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, तो आपको तो पूरे, आप ये समझिए अपने जीवन के 30-32 साल एटलीस्ट आपको देना है, अगर जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है उसको तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सो समाज में बहुत, आप ये समझिए गैजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी बन रहे हैं आप, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। तो धारा 3 के परंतु के अनुसार कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन, या तो फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर रिटन अथॉरिटी हो, अग्नायुद्ध या गोला बारूद की मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए या अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए कोई अग्नायुद्ध या गोला बारूद लेकर वहन कर सकेगा, उसको कैरी कर सकेगा। यही इसका एक जो है एक्सेप्शन। और इस संबंध में दांडिक प्रावधान भी है धारा 25 में कि धारा 3 के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति जो है अग्नायुद्ध इत्यादि को कैरी करता है, पोजेस करता है, तो 2 से 5 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी हो। ठीक है। अब कब्जा का मतलब सचेत कब्जा है, उसी बात को हमने हिंदी में कहा है कि कब्जा का मतलब सचेत कब्जा, कॉन्शियस पोजेशन। तो गुणवंत लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1972 का केस है, और संजय दत्त बनाम राज्य, उसमें 1994 का केस है, उसमें भी यही कहा गया कि कब्जे में हथियार पर शक्ति और नियंत्रण, उस नियंत्रण का प्रयोग करने का आशय रखते हुए अंतर्वलित है, यानी कि इंक्लूडेड है, उसमें जो है शामिल है, इन्वॉल्व। कब्जा का मतलब सचेत कब्जा है। यहां तक क्लियर है आप सब लोगों को? प्लीज कंफर्म करें। शैलेश जी और हिंदी माध्यम के जो सभी छात्र हैं, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म करें। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? मैंने सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश की है और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी रहने की कोशिश की है। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करें। शैलेश जी और सभी हिंदी माध्यम के छात्र, सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है सेक्शन 5 से रिलेटेड। तो सेक्शन 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि द आर्म्स एक्ट not only regulates the possession of firearms by individuals but also strictly controls the business of arms। तो सेक्शन 3 में क्या था कि फायर आर्म्स के जो है पोजीशन की बात थी, यहां पे उसके बिजनेस की बात है। ऋचा कह रही है यस, चलिए बहुत अच्छा। ऋचा आप हिंदी माध्यम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से? आइए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, जब तक आप सब लोगों का जवाब आ रहा है तब तक हम पढ़ते भी रहते हैं।
तो डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गवर्निंग द मैन्युफैक्चर, सेल एंड रिपेयर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 5 उसी को रेगुलेट करता है, स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चन है, क्लब करके भी दिया जा सकता है सेक्शन 5, सेक्शन 6 को, सेक्शन 3, सेक्शन 5 को, अगर लंबा क्वेश्चन बनाना इंग्लिश मीडियम। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो एक इंट्रोडक्शन कि ये जो सेक्शन 5 है ये स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करता है कमर्शियल एस्पेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में। अब जनरल प्रोहिबिशन क्या है सेक्शन 5 क्लॉज 1 में, वो देख लेते हैं एक बार। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। तो सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, व्हाट डज इट प्रोवाइड? नो पर्सन शैल यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव। तो अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, याद होना मुश्किल है, तो कुछ कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, जैसे यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, इतना कुछ कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए। और एक्सपोज और ऑफर फॉर सेल और ट्रांसफर, यानी कि ना तो एक्चुअली यूज करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, ट्रांसफर करेगा ना, और ना ही सेल के लिए ऑफर करेगा, सेल के लिए, ट्रांसफर के लिए ऑफर करेगा। और हैव इन हिज पोजीशन फॉर सेल, ट्रांसफर, कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ any firearm or any other arms of such class or description as may be prescribed, or any ammunition, unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of this act and the rules made thereunder। यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए भी। शैलेश जी अब कह रहे हैं जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत रही होगी, तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा शैलेश जी और सभी स्टूडेंट्स को क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 3 पोजीशन की बात थी, यहां कमर्शियल पर्पस के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा साहब, और स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, नो पर्सन शैल, दिस प्रोहिबिशन इज एब्सोल्यूट। तो नो पर्सन शैल यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूफ, और एक्सपोज और ऑफर फॉर सेल, ट्रांसफर, or have in his possession for sale, transfer, conversion, etc. any firearm or other arms of such class or description, or any ammunition, unless he holds in this behalf a license issued in accordance with the provisions of the act and rules made thereunder। तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए कहां है प्रोहिबिशन? ये है सेक्शन 5 में, और सेक्शन 5 क्लॉज 1 में जनरल प्रोहिबिशन की बात की गई। अब उसमें एक और बात है कि मैंडेटरी रिकॉर्ड कीपिंग भी होनी चाहिए। लाइसेंस डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर बाउंड बाय द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, और जिसके लिए क्या जरूरी है? रजिस्टर होना चाहिए, रेगुलरली उसको जो है मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होगा डिजिग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और रेगुलरली आप उसको मेंटेन करेंगे और इसका इंस्पेक्शन होगा। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन क्या है इसका? तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 5 क्लॉज 2 में, और ये जो एक्सेप्शन है, दिस इज फॉर इंडिविजुअल लाइसेंस्ड होल्डर, अ पर्सन हु लॉफुली possesses a firearm holding a valid license under section 3 may, without requiring a separate business license under section 5, sell or transfer that specific firearm to another who is legally entitled to possess it। तो जो अपने आप पहले ही लाइसेंस रख रहा है तो कमर्शियल पर्पस के लिए तो बेच नहीं रहा है, तो अगर कोई आदमी उसको लेने के लिए अधिकृत है तो उसको वो बेच सकता है, तो उसको ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है। हैंड ओवर द फायर आर्म टू ए लाइसेंस डीलर और रिपेयरर फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर, टेस्टिंग और प्रूफ। तो रिपेयर करवाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रूफ के लिए वो लाइसेंस डीलर को, रिपेयरर को, लाइसेंस वेल्डर को वो उसको हैंड ओवर भी कर सकता है और बेच भी सकता है। तो ये स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन जो है ये पर्सनल यूज के लिए, और उन्हीं लोगों के लिए जो सेक्शन 3 के अंतर्गत पर्सनल यूज के लिए लाइसेंस को धारण करते हैं। अब इसी बात को अगर हम हिंदी में इसी प्रश्न को देखें तो आयुध अधिनियम 1959 न केवल व्यक्तियों द्वारा आग्नेयास्त्रों के कब्जे को विनियमित करता है, बल्कि आयुध के व्यापार को भी सर्वथा नियंत्रित करता है। धारा 5 के अंतर्गत आयुध और गोला बारूद के निर्माण, बिक्री और मरम्मत को शासित करने वाले, गवर्न करने वाले वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। तो ये जो क्या करता है,
ये जो आयुध अधिनियम जो है उसकी धारा 5 गोला आयुध और गोला बारूद के वाणिज्यिक कमर्शियल और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में एक सख्त विनियामक संरचना यानी कि स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करती है। ये जो धारा है, अच्छा सेंटेंस है, कीवर्ड्स अच्छे यूज किए गए हैं, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका भाषाई स्तर अच्छा है तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। इन विच प्रोविजन मैंडेटरी रिकॉर्ड कीपिंग इज गिवन, ये आप स्पेसिफिक प्रोविजन भी मैं साइट कर दूंगा, एक बार इसको देख लेते हैं, ये क्लासेस में खत्म कर दूं, इसको मैं स्पेसिफिक प्रोविजन भी साइट कर दूंगा। वो रूल्स से भी रिलेटेड है ना, तो और ये मैंडेटरी रिकॉर्ड कीपिंग का वो है, मतलब मैंडेट है, तो और ये स्पेसिफिक चूंकि उसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया। आइए ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लें। तो सामान्य प्रतिषेध क्या है? जनरल प्रोहिबिशन, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्नायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का जैसे न तो उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्ध करेगा। इसमें से कुछ कीवर्ड्स आप जो है याद कर लीजिए अपने हिसाब से। उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, स्थानांतरण, प्रत्यावर्तन, ठीक तो है? बिल्कुल वही तो मैं भी कह रहा हूं। न विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्ध के लिए अपने कब्जे में रखेगा। ये सब में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा छूट गई है थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं छोटी ई की मात्रा लगाता जा रहा हूं। जब तक वह इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुव्यक्ति इस निमित्त धारित न करता हो, अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस इन दिस बिहाफ, तब तक वो जो है न तो उपयोग में लाएगा, न विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, अंतरण, संपरिवर्तन इत्यादि कुछ नहीं करेगा, और साथ ही साथ विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन भी वर्जित है इस धारा के उपबंधों के अनुसार। और अनिवार्य अभिलेखीय रख रखाव ये है, इसको ठीक कर दिया जाए। ठीक है, तो मैंडेटरी रिकॉर्ड को कीपिंग होगी और जो प्राधिकारियों द्वारा जो है वो जो है नियमित उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। रोजनामचा बनेगा यानी कि रजिस्टर वगैरह बनेगा, और रोजनामचा खास, रोजनामचा आम आप लोग पढ़ रहे होंगे अभी, उसमें पुलिस एक्ट वगैरह में भी। तो खैर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या अपवाद है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए वैधानिक अपवाद, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत लाइसेंस धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रावधानित है। एक व्यक्ति कहां प्रावधानित है? धारा 5 उपधारा 2 में। एक व्यक्ति जो विधि पूर्वक किसी आग्नेयास्त्र को अपने कब्जे में रखता है, यानी अर्थात धारा 3 के अंतर्गत, वह धारा 5 के तहत एक अलग व्यावसायिक लाइसेंस की आवश्यकता के बिना उस विशिष्ट आग्नेयास्त्र को, केवल उसी स्पेसिफिक फायरआर्म को किसी अन्य व्यक्ति को बेच या हस्तांतरित कर सकता है जो कानूनी रूप से अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार है, या मरम्मत, परीक्षण या साबित करने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्र को किसी लाइसेंस प्राप्त डीलर को सौंप सकता है, या फिर मरम्मत करता यानी कि रिपेयरर को भी सौंप सकता है। तो ये जो है, इस तरीके से हम हिंदी में भी इस प्रश्न को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा।
अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2 सेक्शन से रिलेटेड है, 2 के एक्चुअली 3 सेक्शंस हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, डिस्कस द एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी एम्बार्गो प्लेस्ड ऑन देयर एक्विजिशन, पोजीशन एंड मैन्युफैक्चर अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आर्म्स एक्ट। सेक्शन 7 ऑफ द आर्म्स एक्ट से कोई परिचित है? किसी ने पढ़ा है सेक्शन 7? कोई बता सकता है व्हाट इज सेक्शन 7? उसके मेन एसेंशियल्स क्या हैं? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज सेक्शन 7? धारा 7 क्या उपबंधित करती है? शैलेंद्र जी, आप बताना चाहेंगे? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार ये भी देखा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 प्रोविजंस इसमें, इन 3 प्रोविजंस को बना के ये मतलब इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि तीनों ही प्रोविजंस इंटर रिलेटेड है। तो इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में। द आर्म्स एक्ट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट हाइपर रेगुलेटेड या स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड कैटेगरी ऑफ मिलिट्री ग्रेड और एक्सेप्शनली लीथल वेपन्स, जिनको प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन कहते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस में, क्योंकि ये तो एक जनरल सेंटेंस है, डेफिनेशन तो बाद में आएगा, और डेफिनेशन उसको हम बहुत ही जब ब्रीफली डील करेंगे, जहां हमने वो डील किया था उसको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को तो डील करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। अब तो क्यूसी अभी मिलती है, तो उसका भी जगह का भी ध्यान रखना है। तो प्रोहिबिटेड आर्म्स, फायर आर्म्स डिजाइंड और अडॉप्टेड सो दैट इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द ट्रिगर, मिसाइल्स कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज अंटिल प्रेशर इज रिमूव्ड। और छोटा सा मतलब इंक्लूड आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन। और ये प्रोहिबिटेड आर्म्स जो है वो 21I में है, और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन वो जो है 21H में है। तो एम्यूनिशन कंटेनिंग एक्सप्लोसिव और नॉक्शियस लिक्विड्स, गैसेस एंड प्रोजेक्टाइल्स डिजाइन टू एक्सप्लोड और बर्स्ट अपॉन इंपैक्ट। तो इस तरीके से जो है डेफिनेशन को हमने ब्रीफली डील कर दिया। अब स्टैट्यूटरी एम्बार्गो, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन क्या है? दैट इज सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 जो है वो क्या कहता है? एज पर सेक्शन 7, unlike standard firearms which can be acquired with a license under section 3, section 7 places an absolute prohibition on prohibited arms and ammunition. Section 7 provides that no person shall acquire, have in possession or carry. 3 चीजें हैं, acquisition, possession और carrying, और यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव। तो इसमें से कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, यूज, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट एटसेट्रा कर दीजिए, या फिर अगर बेहतर है सारा याद हो जाए तो बहुत अच्छा, टोटल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस, मतलब अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। unless he has been specifically authorized, unless he has been specifically authorized by the central government in this behalf. In practice, the possession and manufacture of such weapons are strictly monopolized by the state, या तो उसके आर्म्ड फोर्सेस, या फिर पुलिस यूनिट, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्रियां जो हैं वहां पे जो है उन्हीं को ये अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार जो है, अगर हम इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखें, ये स्केलेटन है, आप इस पे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने 2H और 2I की जो डेफिनेशन थी उसको शॉर्टन करके डाला था, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इसलिए मैंने इसको यहां बहुत इलेबोरेट नहीं किया। आयुध अधिनियम, मिलिट्री ग्रेड या असाधारण रूप से घातक हथियारों, यानी कि सैन्य स्तर के हथियारों या असाधारण रूप से घातक हथियारों के लिए एक विशिष्ट अति विनियमित, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड भी कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड ज्यादा श्रेणी बनाता है, जिसे प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद कहा जाता है। ठीक है भाई, सही बात है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। परिभाषा, प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध मतलब प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद की जो परिभाषा है वो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, इसलिए हम उस पर
दोबारा एम्फेसाइज नहीं करेंगे, धारा 7 पे आ जाते हैं सीधे। तो वैधानिक प्रतिबंध क्या है? यह उपबंधित करती है, धारा 7 यह उपबंधित करती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को तब तक ना तो अर्जित करेगा, अक्वायर करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा, कैरी करेगा, ना तो एक्विजिशन होगा, ना उसका पोजीशन होगा, ना वो कैरी करेगा। इट डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन, प्रोहिबिशन अपॉन एक्विजिशन और पोजेशन। हाँ, तो एक्विजिशन, पोजेशन एंड कैरिंग तीनों चीजें, यानी कि अर्जन, कब्जे में रखना और धारण करना। प्रोहिबिशन ऑन एक्विजिशन, पोजेशन एंड कैरिंग द प्रोहिबिटेड फायर आर्म और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, या फिर उपयोग में लाएगा, विनिर्मित, विक्रीत, अंतरित, संपरिवर्तित करेगा, ना उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्ध करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जब तक के सिवाय, तब तक के सिवाय जब तक वह केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः प्राधिकृत ना हो, स्पेसिफिकली ऑथराइज ना हो इन दिस बिहाफ, तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, अर्जित नहीं करेगा, उपयोग में नहीं लाएगा, और साथ ही साथ जो तीसरा है, विक्रय अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित भी नहीं करेगा। ठीक है, जब तक कि वह केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त, यानी कि इन दिस बिहाफ स्पेसिफिकली ऑथराइज ना हो, स्पेसिफिकली विशेषतः प्राधिकृत ना हो। ठीक है, अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि किसी भी व्यक्ति को इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाएगा, तभी वही अपवाद है, स्पेशली ऑथराइज किया जाएगा। व्यवहार में ऐसे हथियारों के कब्जे और निर्माण पर जो है सख्ती से राज्य का अधिकार होता है, जैसे कि उसके राज्य के सशस्त्र बलों का, विशेष पुलिस फोर्स इत्यादि का, आयुध कारखानों इत्यादि का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये सेक्शन 7 से रिलेटेड जो प्रोविजन है, सेक्शन 7, सेक्शन 21H और सेक्शन 21I, तीनों के से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा, जिसमें तीनों ही सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म करें, आगे बढ़ा जाए। देखिए ये स्केलेटन है, लेकिन मैंने ये कोशिश की है जो कीवर्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, जो मेन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो मेन चीजें हैं, सारी चीजों को, सारी जरूरी चीजों को मैंने शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सेक्शन 6 और सेक्शन 8 से रिलेटेड है। सेक्शन 6 और सेक्शन 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और दोनों थोड़ा सिमिलर एस्पेक्ट से डील करते हैं, तो इसलिए दोनों को मैंने क्लब किया एक ही क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनट्रेसेबल और डेंजरसली मॉडिफाइड वेपन्स इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, द आर्म्स एक्ट इंपोजेज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑल्टरेशन ऑफ फायर आर्म्स। उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। Elaborate on these restrictions with reference to section 6 and section 8 of the act. आइए देखते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑन शॉर्टनिंग एंड कन्वर्जन, तो स्केलेटन आंसर है, आप अपने हिसाब से, चूंकि वो एक लाइन ऊपर लिखी है मैंने जो है, इसीलिए उसको आप उसी के हिसाब से एक छोटा सा सेंटेंस, केवल एक या 2 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं मेन बॉडी को डिस्कस कर रहा हूं। तो शॉर्टनिंग और कन्वर्जन पे क्या प्रोहिबिशन है, ये सेक्शन 6 में दिया गया है।
तो नो पर्सन शैल विदाउट स्पेसिफिक लाइसेंस और ऑथराइजेशन, जनरल लाइसेंस नहीं है वो, स्पेसिफिक लाइसेंस और ऑथराइजेशन, या तो स्पेसिफिक जो है लाइसेंस हो या फिर स्पेसिफिक ऑथराइजेशन, शॉर्टन द बैरल ऑफ अ फायर आर्म, यानी कि कुछ शॉटगन वगैरह होती है, ज्यादा इजी होता है उसको कंसील करना, लीथल होती है अगर क्लोज रेंज से फायर कर दिया जाए। तो नो पर्सन शैल विदाउट ए स्पेसिफिक लाइसेंस और ऑथराइजेशन शॉर्टन द बैरल ऑफ ए फायर आर्म और कन्वर्ट एन इमिटेशन फायर आर्म इनटू ए फंक्शनिंग फायर आर्म। द सेक्शन explicitly defines imitation firearm as anything having the appearance of a firearm regardless of whether it is capable of discharging a projectile। तो नकली अगर कोई चीज है, इमिटेशन यानी कि उसकी नकल करके कोई वो बनाया गया है, उसको नकल करते हुए कोई, आप उसको ये कहें कि आग्नेयास्त्र बनाया गया है, अग्नायुध बनाया गया है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा फंक्शनिंग फायर आर्म। तो दो चीजें हैं, बैरल को शॉर्टन नहीं करेगा और जो है इमिटेशन फायर आर्म को फंक्शनिंग फायर आर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, जब तक कि उसको स्पेसिफिक लाइसेंस ना हो या फिर ऑथराइजेशन ना हो। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के रिगार्डिंग जो प्रोहिबिशन है वो सेक्शन 8 में है। तो वो क्या कहता है, सेक्शन 8, एवरी लीगली मैन्युफैक्चर्ड फायर आर्म मस्ट बियर द मेकर्स नेम, मैन्युफैक्चरर्स नंबर और अदर स्टैम्प्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ठीक है। और सेक्शन 8 क्लॉज 1, इट प्रोहिबिट्स द ऑब्लिटरेशन, रिमूवल, ऑल्टरेशन और फोर्जिंग ऑफ सच आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, तो उसको ऑब्लिटरेट नहीं करेगा, मिटाएगा नहीं, रिमूव नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा, उसको फोर्ज भी नहीं करेगा। और सेक्शन 8 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्रोहिबिट द सेल और ट्रांसफर ऑफ एनी फायर आर्म दैट डज नॉट बियर द क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। दोनों बातें, क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वाले अग्नायुधों को वो बेचेगा नहीं, और जो है अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो उसको ऑब्लिटरेट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो भी लीगली मैन्युफैक्चर्ड फायर आर्म है वो मेकर का नाम, मैन्युफैक्चर का नंबर इत्यादि और अदर स्टैम्प आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो जरूर बियर करे। ये 3 चीजें हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, ये है सेक्शन 8 क्लॉज 3 में, छूट गया। To strictly enforce this, a legal presumption is created if a person is found in possession of a firearm where the identification marks have been tampered with or obliterated, it shall be presumed, यानी कि presumption of law है, वैधानिक विधि की उपधारणा है, ये तथ्यात्मक नहीं है, वैधानिक। Unless proved otherwise that the possessor themselves obliterated the marks। ठीक है, तो पोजेशन में है अगर कोई ऐसे अग्नायुधों के जिसमें जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसको ऑब्लिटरेट किया गया है, टैंपर किया गया है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ऐसी उपधारणा हो जाएगी। इसी बात को आइए हिंदी में अगर देखें तो विधि के प्रवर्तन के लिए आग्नेयास्त्रों का पता लगाने की योग्यता और मानकीकृत बैलिस्टिक यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड बैलिस्टिक्स अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुध अधिनियम, ये थोड़ा सा ई की मात्रा न रहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसीलिए मैं स्पेसिफाई करता जा रहा हूं कि धारा 6 और 8 हथियारों पर पहचान चिन्हों के अवैध संशोधन और मिटाए जाने को से संबंधित से संबद्ध है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटा करने और संपरिवर्तित करने पर प्रतिषेध ये धारा 6 में दिया गया है। कोई व्यक्ति विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक लाइसेंस या प्राधिकार के बिना किसी आग्नेयास्त्र की नली यानी बैरल को छोटा नहीं करेगा, जिसे छिपाना को छोटा नहीं करेगा, जैसे मैंने वो शॉटगन वाला एग्जांपल दिया था उसी को हिंदी में कहा गया। किसी अनुकारी आग्नेयास्त्र यानी कि इमिटेशन फायर, जो अनुकरण करे, अनुकारी आग्नेयास्त्र अर्थात नकली हथियार को
एक कार्यशील आग्नेयास्त्र में संपरिवर्तित नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। और यह धारा स्पष्ट रूप से अनिकारी आग्नेयास्त्र को किसी भी ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित करती है जो आग्नेयास्त्र के समान दिखती है, भले ही वह प्रक्षेप्य को छोड़ने में सक्षम हो या नहीं। तो मिसाइल को प्रोजेक्ट करने में सक्षम हो या ना हो, केपेबल हो या ना, उससे मतलब नहीं है, बस वो दिखती है बंदूक जैसा, उसी से वो जो है इमिटेशन फायरआर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। पहचान चिन्हों के संबंध में प्रतिषेध क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, तो ये धारा 8 में दिया गया है। वैधानिक रूप से निर्मित प्रत्येक आग्नेयास्त्र पर निर्माता का नाम, निर्माता की संख्या या अन्य मुद्रित पहचान चिन्ह होने चाहिए। मुद्रित यानी स्टैम्प्ड। धारा 8 उपधारा 1 ऐसे पहचान चिन्हों को मिटाने यानी कि ऑब्लिटरेट करने, हटाने, रिमूव करने, परिवर्तित करने या कूटकरण को प्रतिबंधित करती है, उसको फोर्ज करने के लिए प्रतिबंधित करती है। और धारा 8 उपधारा 2 किसी भी ऐसे आग्नेयास्त्र की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाती है जिस पर स्पष्ट पहचान चिन्ह न हो। तो 3 चीजें हैं कि पहचान चिन्ह होना चाहिए, पहली बात, ये एक तरीके से जो है मैंडेट है। अब प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन यह है कि पहचान चिन्ह को ऑब्लिटरेट नहीं किया जाएगा, उसका कूटकरण नहीं होगा, उसको बदला नहीं जाएगा, परिवर्तित नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ बिना पहचान चिन्ह वाला हथियार, आग्नेयास्त्र बेचा भी नहीं जाएगा। ये 3 बातें हो गई। और दोष की उपधारणा है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, और इसे जो है सर्वथा लागू करने के लिए एक विधिक उपधारणा यानी कि वैधारिक उपधारणा भी कह सकते हैं, जो है इसमें उपबंधित की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आग्नेयास्त्र के कब्जे में पाया जाता है जिसके पहचान चिन्हों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि उसी ने उन चिन्हों को मिटाया, कि स्वयं जो है कब्जाधारक यानी पोजेसर ने ही उन पहचान चिन्हों को मिटाया है, ऑब्लिटरेट किया है या फिर उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो इस तरीके से हमने जो है सेक्शन 8 तक के प्रोविजंस को कवर कर लिया है। जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हम उनको अगली क्लास में कवर करेंगे। यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है? तो आप कोई डाउट वगैरह है तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। एनीवन? क्लियर है सबको? रिचा और बाकी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, शैलेश, रिचा, साधना, जितेंद्र, श्वेता, आकांक्षा, साधना, सभी बच्चों को क्लियर है? साधना आप भी हिंदी मीडियम में है? क्लियर है? प्लीज कंफर्म करें। चलिए, रिचा का क्या क्वेश्चन है? सेक्शन 3 एंड 5 डील विथ, कह सकते हैं लाइसेंसिंग की बात। आप ये समझिए कि लाइसेंसिंग की बात सेक्शन 3 से सेक्शन 7 में है, लेकिन लाइसेंसिंग के साथ साथ प्रोहिबिशन भी तो इंप्लाइड है रिचा। लाइसेंसिंग के साथ साथ प्रोहिबिशन भी इंप्लाइड है। लाइसेंसिंग क्या है कि भाई लाइसेंस धारण करेंगे तब उसको यूज करेंगे, और प्रोहिबिशन क्या है, इसी में इम्प्लिसिट है, इंप्लाइड क्या है कि बिना लाइसेंस के यूज नहीं करेंगे। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्पेसिफिक किसी एक ब्रैकेट में डालना प्रोविजंस को, थोड़ा सा उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, उनके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातों को आप ध्यान में रखिए, तो ये आपके लिए ज्यादा मतलब इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एनी स्टूडेंट। आई होप दिस क्लैरिफाइज योर क्वेश्चन।
आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आपकी क्वेरी को आंसर किया मैंने, मतलब आपकी क्वेरी जो है, योर क्वेश्चन गॉट आंसर्ड। प्लीज कंफर्म करें कि दोनों बातें हैं ना, लाइसेंस नहीं होगा तो प्रोहिबिशन है अपने आप में। तो प्रोहिबिशन कब है? व्हेन देयर इज, मतलब व्हेन द पर्सन कंसर्न डज नॉट होल्ड अ वैलिड लाइसेंस, लीगली वैलिड लाइसेंस। We have to read these together. Which together? Section 357। देखिए, क्लब तो किन्हीं भी दो सेक्शंस को किया जा सकता है, तो आप इंग्रेडिएंट्स को ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि किसमें मेन रूप से क्या कहा गया है, और उसके लिए सबसे अच्छा है मार्जिनल नोट। अगर आप मार्जिनल नोट को भी देखें तो उसमें लाइसेंस की बात की गई। तो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर एटसेट्रा ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, लाइसेंस सेक्शन 4 से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल मैं डील करूंगा। सेक्शन 3 का एक्सटेंशन है सेक्शन 4। आज की इस क्लास में जो मैंने बताया और किस तरीके से प्रोविजंस को क्लब करना है, मैंने इसको एक उदाहरण देके, मतलब क्वेश्चन बना के आप लोगों को समझाया। देखिए, यू हैव टू रीड, यू हैव टू एनालाइज, मैं बस गाइड कर सकता हूं। और जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर जो है वो कौन से दो प्रोविजंस को क्लब करेगा ये तो किसी को पता नहीं है। तो बेहतर है कि जो इतने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं आप उनको जो है ध्यान में रखिए, पढ़िए। और जो जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, जैसे लाइसेंसिंग का भी एस्पेक्ट है सेक्शन 357 में और प्रोहिबिशन का भी, तो दोनों को ध्यान में रखिए क्योंकि दोनों इंप्लाइड है। प्रोहिबिशन क्यों है? क्योंकि लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस होता तो प्रोहिबिटेड नहीं होते। या फिर प्रोहिबिशन क्यों है? क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, कोई अन्यथा कोई उपबंध है, कोई अदर प्रोविजन है। तो लाइसेंसिंग इज अ, आप ये समझिए, इज अ मोडालिटी फॉर प्रोहिबिशन। अगर लाइसेंस होगा तो प्रोहिबिशन नहीं होगा। तो इसलिए जो है किसी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में रखने से अच्छा है कि जो भी कीवर्ड्स हैं उन सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जिन भी एस्पेक्ट्स में प्रोविजन को कैटेगराइज किया जा सकता है उन एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रखिए, तभी बेहतर, तभी बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। मैं बिल्कुल होपफुल हूं कि जितने लोगों ने आज की क्लास अटेंड की है क्वालिटी इंहांस हुई होगी, वैल्यू एडिशन हुआ होगा। लेकिन ये धीरे धीरे और अच्छा हो सकता है प्रैक्टिस द्वारा, और ये करना पड़ेगा क्योंकि मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, शैलेश जी कह रहे हैं स्पष्ट है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। कहां से आप शैलेश जी? उत्तर प्रदेश से ही हैं? उत्तर प्रदेश में कहां से हैं? देखिए, आज की इस क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस को डील किया। और भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं या फिर किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, जब आप बार बार प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये 10 से 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्ट से, लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस से उससे पूरा पेपर है। यस यस, दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड राइट आफ्टर द क्लास, नो डाउट अबाउट इट। अंकुर जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आप लोगों के अप्रिसिएशन से हम और इनकरेज होते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये आप लोगों का सिलेक्शन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे इनकरेजमेंट के लिए, एज ए टीचर मेरे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। और जो है कल मिलते हैं अगली क्लास में, और होपफुली जो है कल मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे एक्ट से रिलेटेड वो मैं डील कर दूं, उनको जो है कंप्लीट कर दिया जाए एक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स को, ऋचा, अंकुर, शैलेश जी और साधना, अंकुर, आकांक्षा, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, जय हिंद।